आज आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेकाबू कोरोना काबू में रहना। जी हां, कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण ने चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 56,211 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,40,720 है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन और होली पर लगी पाबंदी के बाद भी कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई है, थमने का नाम नहीं ले रही है। इंदौर में अब तक सर्वाधिक नए संक्रमितों का रिकॉर्ड टूटा है। मौजूदा पॉजिटिव केस भी 3,500 के करीब हैं। भोपाल में लगातार चौथे दिन 400 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, खरगोन, बैतूल, धार, छिंदवाड़ा और श्योपुर और विदिशा में सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार इसकी वो समीक्षा कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही अन्य सुविधाएं तत्काल मुहैया कराई जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण तेजी के साथ फैला है। सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नई गाइडलाइन की तरफ बढ़ रही है। बेकाबू होते कोरोना के बीच अब लोगों को काबू में रहने की सख्त जरूरत है। आज इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही अलग अलग शहरों से अपने संवाददाताओं के साथ भी अपडेट लेंगे, साथ ही एक्सपर्ट के साथ भी चर्चा होगी। चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कोरोना एक बार फिर डरा रहा है और अभी जिस तरह से एक महीने पहले तक स्थिति ये थी कि लग रहा था कि कोरोना की विदाई हो रही है, वैक्सीन भी आ गया, लोगों में एक खुशी थी कि चलिए कि अब इस महामारी से हम जो है मुक्ति पाने वाले हैं। वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया था, उसने और राहत दी थी। लेकिन वैक्सीनेशन के इस दौर में भी जब सरकार लगातार जागरूक भी कर रही है लोगों को, लोग खुद भी आगे आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, और ऐसे समय में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पूरे मध्य प्रदेश में जो है हालात बेकाबू से होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का तो आलम ही अलग है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अविनाश जी, से पहले कि हम अपने संवाददाताओं से चर्चा करें, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए उनसे चर्चा करें, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बेकाबू कोरोना हो रहा है और अब लोगों को काबू में रहने की जरूरत है, क्योंकि जो संक्रमण है बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अब से अगर हम 1.5 महीने पहले की बात करें अविनाश जी, तो जो आंकड़ा था एक समय 10,000 के करीब पूरे देश में या 10 या 12,000 के करीब पहुंच गया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो संक्रमण था उसमें लगाम लगी थी, लेकिन अब तेजी से जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। अविनाश जी, हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं जी। डॉक्टर जेपी पालीवाल जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और चैतन्य भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले डॉक्टर जेपी पालीवाल से मैं जानना चाहूंगा, पालीवाल साहब, जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल में सरकार ने कोशिशें नहीं की, लोगों ने सजगता नहीं दिखाई और चिकित्सकों ने जो अपनी भूमिका निभाई है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसमें लोगों की लापरवाही सामने आई है और जो गाइडलाइंस है उनके पालन करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन बावजूद जो जिस तरह से इसका बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, वो हैरत में डालता है। क्या कहेंगे? जी बोलिए। जी पालीवाल साहब, आपको सवाल समझ में आया? हाँ, समझ सवाल। बोलिए सर। हेलो जी, हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम एहतियातों के बावजूद जो दूसरी लहर कोरोना की आती दिखाई दे रही है और उसमें जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बहुत हैरत में डालने वाले हैं, चिंता में डालने वाले हैं। क्या आपको इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी हर लेवल पर कहीं न कहीं जब कोरोना हमारे बीच से कम हो गया जी, तो हमने बेफिक्री की, चाहे वो शासन का पक्ष हो, चाहे वो जनता का पक्ष हो, चाहे नुमाइंदों का पक्ष हो, चाहे हम लोगों का पक्ष हो जी, सभी कहीं न कहीं थोड़े बेफिक्र, और बेफिक्र होने के बाद जो लोगों ने लापरवाही है कि लोगों की, जो आप देखते हैं राजनीति के आंदोलन चलते हैं, कई जगह मंदिरों में भीड़ रहती, कई जगह कार्यक्रमों में बहुत रश रहता, शादी में भी बहुत रश लगा, डांस रोजगार में आप देखिए बहुत भीड़ रहती है। ये सब कारण, और उसके बाद लोगों की उदासीनता मास्क के प्रति जी, सैनिटाइजर के प्रति जी, और मैं समझता हूँ कि अपने खुद के सेहत और शरीर के प्रति उदासीनता इसका बहुत बड़ा कारण है। अभी इसका बहुत बड़ा आपको उदाहरण ये देखने को मिलेगा कि सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर कोरोना के वैक्सीन की तैयारियां हैं जी, लेकिन आप बड़े बड़े अस्पतालों के आंकड़े देखेंगे तो कोई 10 आ रहे हैं, तो कोई 15 आ रहे हैं, तो कोई 20
20 आ रहे हैं तो कहीं 100 आ रहे हैं, मतलब इतने कम लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। जी, ये आंकड़ा वैक्सीनेशन के लिए नहीं आना भी एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी उदासीनता, हमारी लापरवाही और जी। हमारे अति आत्मविश्वास के कारण में ये उदासीनता है। लोगों को आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाना चाहिए, जी, क्योंकि वैक्सीन भी इसमें एक बहुत तरीके से, एक बहुत बड़ा तरीके से प्रभावी रहेगा इस लहर को रोकने में और लोगों की संख्या को घटाने में। क्या पालीवाल साहब, अगर वायरस की बात करें तो ये वही वायरस है जो पिछले जनवरी से जिसकी शुरुआत हुई थी, फिर अगर देश की बात करें तो फरवरी और मार्च में आगे बढ़ा, क्या या फिर कोई दूसरा वेरिएंट है, दूसरा स्ट्रेन है? क्योंकि जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि काफी पावरफुल है, और बाद में जिस तरह से ये भी कहा गया था कि इसका पावर घटा है और यही कारण है कि देश में जो आंकड़ा था वो 12 से 14,000 पहुंच गया था। तो ये नया स्ट्रेन है, नया वेरिएंट है कोई? देखिए, जो अभी मरीज रोगी लोग आ रहे हैं उनमें बहुत सारे कुछ नए लक्षण भी मिल रहे हैं, जी, जिसमें किसी को उल्टी दस्त होती है, किसी को पेट में दर्द होता है। और जिस तरह का इसका प्रेजेंटेशन है पिछली बार से कुछ मरीजों में ये भिन्नता लिए हुए है। तो जो कुछ मरीजों में भिन्नता लिए हुए जिसका जो प्रेजेंटेशन है और रोगी आ रहे हैं, उससे नए वेरिएंट की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक शासकीय स्तर पर वायरोलॉजी लैब में इसका टेस्ट या परीक्षण नहीं होता, तब तक व्यावहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप पंजाब सरकार के आंकड़ों को देखें तो पंजाब सरकार ने यह दावा किया है कि वहां पर वेरिएंट जो है वो ब्रिटेन वेरिएंट है। तो ऐसी इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में भी किसी और वेरिएंट की संभावना बहुत प्रबल दिखाई दे रही है, परंतु इसके दस्तावेज और प्रमाण और साक्ष्य के लिए निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जी, पालीवाल साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। ये जो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं कोई भ्रांति है, भ्रम है, लोग डर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण आपने भी बताया और ये समझ में भी आ रहा। लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो क्या पूर्णतः इसका, ये थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों का भ्रम दूर कर दें कि वैक्सीनेशन के बाद हम कितने प्रतिशत सुरक्षित हैं, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं, देखने में आई हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग जो हैं कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो ये थोड़ा सा भ्रम यदि हमारे दर्शकों का आप दूर करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जी, इसके 3 अलग अलग पहलू हैं। जी, यदि हम राष्ट्रीय पटल पर देखें तो लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका, उनमें से किसी की भी मृत्यु का कोई अभी तक संदेश नहीं है। जी, इसका मतलब वैक्सीन से किसी की भी मृत्यु नहीं होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, दूसरा, यदि हम वैक्सीन के बारे में, लोगों की भ्रांति के बारे में बोले तो कोरोना का यदि शरीर में संक्रमण हो चुका है जी, और उसके बाद यदि उसे वैक्सीन लगा है, संक्रमण आगे चल रहा है, वैक्सीन का असर पीछे चल रहा जी, है, तो ऐसे में उसे कोरोना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला डोज लगने के बाद 2 हफ्ते बाद इसकी एंटीबॉडी डेवलप होती है। उस 2 हफ्ते के अंदर यदि व्यक्ति को कोरोना का एक्सपोजर होता है तो वो संक्रमित हो सकता है। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना वैक्सीन आपके शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता पैदा करता है, आपके चेहरे पर मास्क नहीं लगाता है। जी, तो मास्क नहीं लगाना आपकी लापरवाही होगी, और ऐसे में यदि आपका संक्रमण, आप यदि ये समझते हैं कि आपने वैक्सीन लगा लिया तो आपने अपने आप को अंदर से सुरक्षित किया है, लेकिन आपका एक और दायित्व बनता है कि समाज में आप अपने आप को बाहर से कोरोना के संक्रमण से कैसे सुरक्षित करें, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी ये समझा जाए पालीवाल साहब कि यानी कोरोना का आपने पहला, उसके बाद दूसरा डोज भी लगवा लिया, उसके बाद भी यदि कोरोना रहता है तो आपको बाकी एहतियातें पूरी बरतना है। जी, कम से कम आपके लिए मास्क बेहद 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 आवश्यक है अगले 1 वर्ष तक। चलिए पालीवाल साहब, थोड़ी देर और हमसे जुड़े रहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब जुड़े हुए हैं। चेतन जी, जिस तरह से हम डॉक्टर पालीवाल से बात कर रहे थे, और हम अब कोरोना की भयावहता ही कहेंगे कि जिस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, उसका संक्रमण फैल रहा है, और मुझे लगता है कि जो स्पीड पिछले समय हमने देखी है मार्च के महीने में, मुझे लगता है इसी मार्च में उससे तेजी से वो आगे बढ़ा है। मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि बीच में बात सामने आई थी कि जब लगा सरकार को कि कोरोना कहीं ना कहीं लगाम कोरोना में लग रही है, तो तमाम सारी, चाहे वो कोविड सेंटर्स थे उनको बंद कर दिया गया, तमाम तरह की जो चिकित्सीय सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती थी उसको बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कहा है कि वो हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और तमाम चिकित्सीय जो सुविधा उसको बढ़ा रहे हैं, तो क्या अब वो समय आ चुका है कि एक बार फिर जो सरकार की तरफ से पहले मदद दी गई, अब उसी स्तर पर मदद की जरूरत है लोगों को? देखिए, ये अभी जैसे डॉक्टर पालीवाल ने कहा
कि हम लोगों ने बहुत लापरवाही की थी, न केवल शासन के स्तर पे बल्कि आम लोगों के स्तर पर भी बहुत ज्यादा लापरवाही हुई थी। लोगों को ये लगने लगा था कि अब कोरोना का जो संकट है वो खत्म हो गया है। लेकिन अब आप देखिए कि फिर से एक मार्च में एक नई लहर आई है, और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वेरिएंट कोई नया भी है, इसमें जो लक्षण पहले वाले कोरोना में थे उससे कुछ इतर हैं उसके लक्षण, तो निश्चित तौर पर ये है तो खतरनाक। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप सरकार कोई भी एक नीति बनाए तो भाई आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में कैसी रैलियां हो रही हैं, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, वहां कोरोना का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ शादी ब्याह में कह रहे हो कि 50 आदमी से ज्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। आप यहाँ दमोह में रैलियां कर रहे हैं जिसमें हजारों लोग खड़े हुए हैं, जिसमें ना कोई मास्क पहने हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी तो जनता को दिखती हैं कि आपके लिए सारी चीजें ठीक है और हमारे लिए सारी चीजें प्रतिबंधित हैं। तो इसके लिए कोई एक निश्चित तौर पे एक योजना बनाना चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लोगों के लिए हो चाहे आम लोगों के लिए हो। बाजारों में आप देखिए लगातार भीड़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिन आप अकेले रविवार को लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? आप देखिए कि दिन भर अगर मान लीजिए भीड़ रहती है, लोग एक दूसरे से सटे हुए लोग सामान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाजार में भीड़ भाड़ है, और आपने रात में 10 बजे के बाद से आपने कर्फ्यू लगा दिया, तो उसका क्या उचित है? रात क्या अकेला कोरोना रात में ही निकल रहा है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो भ्रांतियां पैदा करती हैं। जैसे वैक्सीन के बारे में भी बहुत सी अफवाहें थी कि वैक्सीन से नुकसान भी हो सकता है। ये अलग बात है कि बाद में अब ये पता लगा कि नहीं, वैक्सीन से नुकसान नहीं है। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 3 करोड़ लोग लगवा चुके हैं वैक्सीन, उनको किसी कोई मृत्यु नहीं हुई। तो बहुत सी चीजें हैं। कोरोना को लेके लोगों को जागरूकता के साथ साथ खुद अपने आप में भी कोशिश करना होगा कि आपने अब टीका लगवा लिया, सोशल डिस्टेंसिंग क्या टीका लगा? लेकिन जब वो ये देखते हैं कि पॉलिटिकल लोग अपनी राजनीतिक रैलियों में किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है उनपे, तो उनको भी लगता है कि ये सारा जो नाटक है ये सब आम जनता के लिए। तो ये भी पॉलिटिकल लोगों को भी देखना होगा। बहुत से आपकी तो संस्कृति मंत्री कह रही कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगी, मैं तो दोनों टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और गोबर का उपले चैतन्य जी यानी एक बात यानी ये कुल मिलाकर समझ में आ रही है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर रैलियां भी हो रही हैं, सभाएं भी हो रही हैं, और सरकार वहां पर किसी भी तरह से संवेदनशील कोरोना के प्रति उतनी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ये भी संभव माना जाए कि जो आंकड़े महाराष्ट्र में बढ़े हैं, जो आंकड़े गुजरात में देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर से, तो 2 मई को रिजल्ट आने के बाद अचानक ऐसा भी हो सकता है कि बंगाल से, असम से भी बहुत ऐसी बड़ी खबरें आए हमारे सामने कि कोरोना के इतने मामले वहां पर हैं और सरकार फिर आनंद फानंद में सारी तैयारियां करें। क्या कहेंगे? नहीं भाई देखिए, जब आप इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अगर टेस्ट होते तो निश्चित तौर पे वहां पे भी कोरोना के मरीज निकलते। पश्चिम बंगाल के बारे में, केरल के बारे में, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे वहां तो कोई आंकड़े आ ही नहीं रहे, किसी अखबार में नहीं आ रहे, किसी टीवी में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से फुल प्रूफ है, वहाँ कोरोना का कोई औचित्य नहीं है, कोरोना वहाँ हो ही नहीं रहा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये लोगों को परेशान कर बिल्कुल। और अमनाथ जी, मुझे लगता है कि चेतन भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब नीति बनाने की इसके लिए आवश्यकता है। डॉक्टर पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालीवाल साहब, जिस तरह से कोरोना को हम देख रहे हैं, पहली वेव आई, फिर सेकंड वेव है, और ये भी चर्चा है कि शायद इसकी थर्ड वेव भी आए, क्योंकि अभी कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। चेतन भट्ट साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि इसके लिए एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, चाहे कोई हो, चाहे आम लोग हों, चाहे फिर सरकारी तंत्र हो, चाहे प्रशासकीय तंत्र हो, या तमाम सारी जो चीजें हैं वो हो, तो क्या अब इसकी आवश्यकता बहुत जल्द है कि एक इसकी ठोस नीति बनाई जाए? मैं इस बारे में आपसे बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। यदि हम बंगाल और आसाम की बात करें तो मुझे इस तरह की आशंका है कि जून, जुलाई, अगस्त में बंगाल और आसाम के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है इन चुनाव के ही कारण। एक आम आदमी सड़क पर घूमता है तो उसको मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का अर्थदंड दिया जाता है। एक राजनेता यदि बहुत बड़ी रैली करते हैं तो उन पर 100 रुपए प्रति व्यक्ति तो नहीं, कम से कम 10 रुपए प्रति व्यक्ति अर्थदंड तो करना चाहिए, ताकि उस राशि से, उस अर्थदंड की राशि से शासन को कुछ मजबूती मिले और वो जनहित में वो पैसा कमाए। बिल्कुल। पालीवाल साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कई सवाल हैं और आप जुड़े हैं तो हमारे दर्शकों को भी कई जो उनकी भ्रांतियां दूर कर पाएंगे। आप रुके रहिए हमारे साथ और 2 मिनट के बाद हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर एन के अरोड़ा हैं, सलाहकार हैं राष्ट्रीय AEFI की समिति के। कोविड-19 के जवाब में इंडियन काउंसिल
ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा है ये, वो जुड़े हुए हैं। अरोड़ा साहब, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, अरोड़ा साहब ने क्या कुछ कहा, आइए हम सुनवाते हैं जी। आपने अब टीका लगवा लिया है, क्या टीका लगाने के बाद भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत है? बहुत जरूरत है। जब आप मास्क लगाते हैं तो आपको दूसरों से इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि टीका लगाने के बाद भी वायरस आपके अंदर आ सकता है और वो वहीं पे पनप सकता है। आपको तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन आपसे आपके परिवार वालों को, आपके घर में, आपके पड़ोस में वो फैल सकता है। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इसी वजह से आपको सामाजिक दूरी बना के रखना, 2 गज दूरी बनाना उतना ही ज़रूरी है। और तीसरा, हाथ धोना तो हमेशा से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बार बार हाथ धोते रहें और तभी हमें पूर्ण प्रतिरोधक क्षमता मिल सकेगी। अगर हमने वैक्सीन लगवाया है, हमने मास्क लगाया है, हमने दूसरों से दूरी मेंटेन करके रखी है और साथ ही बार बार हम हाथ धोते हैं। डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कुछ राय दी है, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। आप सबको होली की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जिम्मेदार डॉक्टर और जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पे कोरोना से जुड़े कुछ सच मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, इस बार कोरोना ज्यादा विस्फोटक और ज्यादा विकराल रूप में पूरी दुनिया में घर घर पहुंच चुका है। इस बार की कोरोना वेव ज्यादा इन्फेक्टिव और ज्यादा तेज रूप से लोगों को संक्रमित करती है, यानी कम समय में आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर देती है। इससे ज्यादा दुखद बात यह है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम बर्डन होने के ऊपर सभी लोगों के पूरे प्रयासों के बाद में अस्पतालों में बेड की उपलब्धता अत्यंत मुश्किल हो गई। डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालीवाल साहब, एक बात जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि गवर्नमेंट की जितनी अथॉरिटीज है, वो पुलिस डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और जितने भी लोक कल्याण विभाग के या महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी हैं, इनका एक संयुक्त दल बनाकर इनको पूरी टीम के साथ, मतलब जिसमें समाज सेवी, चिकित्सक सभी रहें जी, ये एक तत्कालीन व्यवस्था के लिए इन सबकी राय लेकर एक तत्कालीन व्यवस्था तुरंत, जिसमें हम समाज को राहत दे सके और बीमारी पर नियंत्रण के लिए तत्कालीन तुरंत ठोस प्रयास इस वक्त क्या चाहिए वो कर सके और एक दीर्घकालिक योजना बने, जिसमें आगे हम इन तत्कालीन योजनाओं के जो परिणाम है उनको दीर्घकालिक योजना को सुपुर्द करें और वो दीर्घकालिक योजना कम से कम 2 वर्षों की बने, तब जाकर हम इसे प्रभावी रूप से कम कर सकेंगे, खत्म नहीं कर सकेंगे। जैसे आज हमारे बीच में स्वाइन फ्लू छुटपुट हमारे बीच में उपस्थित है, जैसे आज हमारे बीच में डेंगू छुटपुट रूप में उपस्थित है, हमारे बीच में कोरोना हमेशा हमेशा छुटपुट रूप में उपस्थित रहेगा। लेकिन छुटपुट के तक ले जाने के लिए हमारी कम से कम 2 साल की अथक मेहनत और लगन के साथ साथ सावधानी, सजगता और प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समझकर एक दीर्घकालिक योजना के साथ अपना जीवन यापन और अपना व्यापार उद्योग में सारे के सारे परिवर्तन लाकर इस सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। वरना आज हम प्रभावित नहीं है, दूसरा प्रभावित है। कल हमारा नंबर आएगा, परसों हमारे परिवार का नंबर आएगा, फिर मित्रों का नंबर आएगा, कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। बिल्कुल कोई बचने वाला नहीं है। और डॉक्टर पालीवाल, इस सेकंड वेव की हम लगातार जिस तरह चर्चा कर रहे हैं और ये भी अब कहा जा रहा है कि अगर देश की बात करें तो 1 लाख के करीब जो आंकड़ा पहुंचा था, अब सेकंड वेव में ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा उससे भी तेजी से आगे निकल सकता है। तो क्या कुछ इस तरह का वेव भी है इस सेकंड वेव में? देखिए, जो भोपाल का हमको नक्शा दिखाई दे रहा है, भोपाल को हमको आंकड़ा दिखाई दे रहा है, यदि हम इसे आधार माने, जो हमको महाराष्ट्र का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, हम उसे आधार माने, जो हमें छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसे आधार माने, जो बीच में कुछ महीने पहले दिल्ली का आंकड़ा दिखाया जा रहा उसको आधार माने, तो ये सारे के सारे आधार ये इस चीज की पुष्टि करते हैं कि जो पिछली बार की वेव थी, निश्चित तौर पर इस वेव की तीव्रता उससे कहीं अधिक है। हो सकता है वो 2 गुना तीव्र हो सकता है वो 3 गुना तीव्र हो। जितनी तीव्रता इस वेव की है
उतनी ही तीव्रता और सजगता और उतनी ही जिम्मेदारी से हमको अपने परिवार, व्यापार और अपने संसार और अपने समाज को निभाना और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आज रुक भी नहीं सकते, हमारा व्यापार नहीं रोक सकते, हमारे परिवार को नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या मूलभूत परिवर्तन हमारे आचार व्यवहार में ला सकते हैं। जी, सबके साथ हमें जीवन जीने की आदत भी डालना पड़ेगी। चलिए जी, अरुणा जी, चेतन जी से कोई सवाल आपका? चेतन जी, जैसा पालीवाल साहब कह रहे थे, डॉक्टर अरोड़ा ने भी बताया, सारे ही लोग जो हैं कुल जमा एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि दर्शक हमारे चैनल के जरिए लोग समझें इस बात को कि हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। भले ही हम वैक्सीनेशन भी करा लें, वो भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी आगे आना चाहिए। बहुत कम लोग जो हैं इसमें जागरूकता की कमी देखी गई और वैक्सीनेशन कराने में लोग डर रहे हैं, तो डरे ना और वैक्सीनेशन के लिए सामने आए। और हमें लगातार कई चीजें जो हैं अपनी आदत में शामिल करना होंगी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, जैसा डॉक्टर अरोड़ा ने बताया, डॉक्टर पालीवाल भी इसी बात को बार बार कह रहे हैं, तब जाकर कहीं हम न्यूनतम स्तर पर जो है ला सकते हैं कोरोना को। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वैक्सीन वाली बात थी उसको भी लेके बड़ी भ्रांतियां। पहले ये कहा गया कि भाई 28 दिन के बाद आपको वैक्सीन लगवाना है, अब एक नई बात आ गई कि 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में आपको वैक्सीन लगवाना। तो ये जो इस तरह की जो गड़बड़ियां है ना, वो लोगों को परेशान करती हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या नाटक है इनके पास, या तो वैक्सीन नहीं है तो 6 हफ्ते और 8 हफ्ते तक पहुंचा दी बात। एक किसी चिकित्सक का कहना है कि WHO की जो गाइडलाइन थी वो पहले ही से 6 हफ्ते थी, तो जब पहले से 6 हफ्ते थी तो फिर 28 दिन की बात कैसे आ गई? दूसरी बात जो है कि आम जनता को इसके प्रति सजग होना पड़ेगा। आपने कल देखिए बहुत से टीवी चैनल्स ने वहाँ मथुरा का जो दिखाया है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लोगों को कोरोना का संक्रमण हो गया होगा। लाखों लोगों की भीड़ थी वहाँ पे, जो इसमें मथुरा के होली जो उत्सव हो रहा था उसमें। ऐसे ही आप देखिए पूरे देश में होली उत्सव मनाया गया, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। तो अब जब आप कोई रोक टोक नहीं कर पा रहे हो, पुलिस भी आखिर कहाँ तक दबाव बनाएगी? बिल्कुल, पूछे में अगर मान लीजिए 50 लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस कहाँ तक रहेगी? तो ये तो आपको खुद सोचना होगा, जनता को खुद सोचना होगा, हमें खुद सोचना होगा कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो हमें अपनी सुरक्षा खुद रखना होगी, हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना। लेकिन जो वैक्सीनेशन की बात है, तो अभी जैसे बताया गया कि 1 अप्रैल के बाद से 45 से लेकर 59 साल के लोगों को भी वैक्सीन लग जाएगी, जिनको कोई आजादी दिखाना होगा। मुझे तो लगता है कि सारे लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए भाई। अब उसमें कोई ऐसा उम्र का परहेज क्यों हो? अगर हो सकता है किसी 30 साल के युवक की प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उसको कोरोना हो सकता है, किसी बच्चे को हो सकता है। तो इसमें ये बात ठीक है कि कोरोना के जो वैक्सीनेशन है उतनी ज्यादा व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन सरकार को इस तरह का जो बंदिश है वो खत्म करके मैक्सिमम लोगों को कोरोना लगवाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। और जो सामाजिक संस्थाएं, चलिए, तो चेतन भट्ट साहब जो कह रहे हैं, अमना जी, चेतन भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर पालीवाल आप सुन रहे होंगे चेतन भट्ट साहब को, या कितनी पॉसिबिलिटी इस बात को लेकर है कि जिस एज ग्रुप के लिए वैक्सीन है सारे लोगों के लिए खोल देना चाहिए और तेजी से वैक्सीनेशन का काम हो? देखिए, जिस तरह हमने पिछले 1.5 महीने में सिर्फ 3 से 3.5 करोड़ लोगों का वैक्सीन किया है, यदि हम इस रफ्तार से चलेंगे तो हमें 2 वर्ष का समय लगेगा। जी, चेतन जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इसको पूरी तरह खुला छोड़ देना चाहिए, जिसको आना है वो आए। अभी हो क्या रहा है कि जिस समूह को सरकार ने आगे बढ़ाया वो समूह आ नहीं रहा है, और जो समूह में 45 से कम वाले कई लोग हमसे संपर्क करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, और कई बार अपनी जिंदगी और परिवार के लिए गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा वैक्सीन करवा दीजिए, लेकिन शासन की बंदिशों के कारण हम उनका वैक्सीन नहीं करवा पा रहे। मैं अपने अस्पताल के आंकड़ों के बारे में भी बताना चाहूंगा कि मेरे अस्पताल में इस वक्त 30 मरीज हैं, उसमें से करीबन 14 मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 से कम है। तो यदि हम प्रभावित रोगियों की उम्र का आकलन करें तो उसमें 45 से कम उम्र के भी लोग प्रभावित हो रहे हैं इस वक्त कोरोना से, और गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार यदि सबके लिए खोल देगी तो कहीं न कहीं हमारा वैक्सीन पॉलिसी जल्दी खत्म होगी और लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अभी नए वेरिएंट के बारे में ये पता लगा है कि ये बच्चों के लिए भी घातक है, बच्चों के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को कैसे सुरक्षित करेंगे यदि ये पाबंदियां रखेंगे तो? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। काफी अहम बात डॉक्टर पालीवाल कह रहे हैं अविनाश जी, और कहीं ना कहीं अब नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है, जरूरत है कि नई नीति की, नई स्ट्रेटेजी की, जिसका जिक्र
हमारे वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब कर रहे थे, या फिर जिस तरह से डॉक्टर पालीवाल ने बिल्कुल सटीक जानकारी दी। और ये हकीकत भी है अविनाश जी कि अगर अब आप बंदिशों में, तमाम तरह के बंदिशों में बंधे रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो क्या अभियान है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। हमें ये देखना होगा कि इस समय जरूरत किस चीज की लेकर है और उस दिशा में बढ़ना होगा। अविनाश जी। डॉक्टर पालीवाल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इतनी कीमती सलाह दी आपने, और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो सलाह दी है उसका लोग पालन करेंगे और उस तरह से रहेंगे। चैतन्य जी, आपने भी जो चिंता व्यक्त की, जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आपने बात करी और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन को लेकर जिस तरह से आपने बात करी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को समझना होगी, लोगों को भी समझना होगा, तब जाकर हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। और ये आपने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया और इस बात की तस्दीक खुद जेपी पालीवाल साहब ने भी करी कि सभी लोगों के लिए खोलना चाहिए ताकि परिवार समेत जाकर लोग वैक्सीनेशन कराएं। 45 साल के ऊपर के लोगों को या 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो एक म्याद तय कर दी गई है, उसमें जिस तरह से है कि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो सरकार को चाहिए कि जल्दी ही सारे लोगों के लिए वैक्सीनेशन के रास्ते खोले जाएं ताकि लोग इस बीमारी से बच सके और कोरोना से मुक्ति पा सकें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य साहब हमसे चर्चा के लिए। तो राजेश जी, जैसा आपने अभी हमने सुना, चैतन्य भट्ट साहब भी जो कह रहे थे वो भी चिंता व्यक्त कर रहे थे। डॉक्टर पालीवाल हैं जो खुद बहुत जाने माने चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं भोपाल के, उन्होंने भी जो सलाह दी कि हमें अब बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। यदि हम अब सतर्क नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो मामला गड़बड़ा सकता है। और नया स्ट्रेन जो है, जैसा बता रहे थे डॉक्टर पालीवाल, कि अब बच्चों पर भी जो है असर कर सकता है, बच्चों भी अब उसके निशाने पर आ गए हैं। तो अब ऐसे में अब मामला कुछ ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो अविनाश जी, अगर देखें तो अब जो बात हो रही, इसी की बात हो रही है कि जो ये नया स्ट्रेन है जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, और इसकी यही तेजी ये बता रही है कि कितना और सतर्क रहने की आवश्यकता है। चाहे वो सरकारी स्तर की बात की जाए, चाहे फिर हम आम लोगों, आम जनता की हम बात करें। और ये भी आंकड़ा, उसका कहीं ना कहीं संकेत डॉक्टर पालीवाल ने भी दिया है अविनाश जी, जिस गति से ये बढ़ रहा है, और जो भी वेरिएंट हो, ये उन्होंने कहा कि एक इंग्लैंड वेरिएंट है या जितने भी वेरिएंट, अब नए वेरिएंट आगे हों, कहीं ना कहीं उसमें पावर बहुत है। और यहाँ तक भी बात आ रही है कि पहले बीच में जो स्थिति बन रही थी कि किसी को कोरोना हुआ और उसने जो उसकी मेडिसिन है वो ली और वो 6 से 7 दिन में अंदर ठीक हो गया, और जो पीरियड है 14 दिन का उसने पूरा किया और पूरी तरीके से स्वस्थ होकर वो काम पर लौट आया। लेकिन अब जो वेरिएंट आया है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये भी श्योरिटी नहीं है, ये भी गारंटी नहीं है कि आप मेडिसिन लें और मेडिसिन के बाद भी आप उससे ठीक हो जाए। तो ऐसे में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है अविनाश जी। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया, हम जो बात कर रहे हैं कि डरने की जरूरत है, डरने के साथ संभलने की भी जरूरत है। इतना भी नहीं डरना कि हम आपा खो दें, कहीं ना कहीं अब संभलने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, और तमाम तरह की। और मुझे लगता है कि अविनाश जी, हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग स्थानों से, हम उनसे चर्चा करेंगे। चलिए, और पहले जुड़ भी गए हैं, जुड़ रहे हैं जी। अशरफ मंसूरी जुड़ गए हमारे साथ, इंदौर से हैं। अशरफ, इंदौर जो है मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर है, व्यावसायिक राजधानी माना जाता है मध्य प्रदेश की, लेकिन सबसे ज्यादा कहर कोरोना का वहीं पर ही बरपा हुआ है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोगों ने जो लापरवाही बरती है, जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हुई, उसको लेकर लोग लापरवाह हुए। सरकार भी जो है कहीं ना कहीं उसके जागरूकता कार्यक्रम, जो अभियान वो चला रही थी, उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता आई, उसका भी ये परिणाम हो सकता है। क्या कुछ अभी स्थिति इंदौर की है, हमें बताएं। बिल्कुल अविनाश, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और इंदौर में जिस तरह से पिछले साल भी कोरोना का कहर बरपा था, अमूमन वैसे ही हालात जो है धीरे धीरे इंदौर में होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। कहीं ना कहीं इंदौर शहर में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वो सबके लिए चिंता का विषय भी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इंदौर पहुंचे थे तो उनका साफ कहना था कि अगर उन्होंने इंदौर में कोरोना के संक्रमण पर अगर काबू पा लिया तो वे पूरे प्रदेश में कोरोना को संक्रमण जो रफ्तार है उस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और जिस तरह से 2020 में भी हमने देखा था कि कोरोना का काफी असर जो है इंदौर में देखने को मिलता था। कई जाने यहाँ पर गई थी, कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों को खोया था। ऐसे में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण इंदौर शहर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बता रहा है। ऐसे में लगातार सरकार और जिला प्रशासन अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो
सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। असलम दो चीजें हैं जो बात आप कर रहे हैं, उसमें दो चीजें हैं कि अगर इंदौर की बात करें, पिछली दफा भी हमने देखा कि किस तेजी के साथ इंदौर में संक्रमण बढ़ा। अब एक बार फिर इंदौर टॉप पर है मध्य प्रदेश में। नए वेरिएंट को लेकर भी वहां पर बात हुई कि एक नया स्ट्रेन आया था। क्या इंदौर में भी नए वेरिएंट को लेकर कोई चर्चा है? और दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा ये है कि प्रशासन की अब तैयारी क्या है? बीच में कोविड सेंटर बंद कर दिए गए थे, तमाम जो सुविधाएं दी जा रही थी सरकार की तरफ से वो बंद कर दी गई थी, अब इनको क्या बढ़ाया गया है इंदौर में? बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पिछले साल कोरोना का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर में ही हुआ था, और इस बार भी इंदौर जो है कोरोना संक्रमण की रफ्तार में मध्य प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर है। ऐसे में कहीं न कहीं कोरोना की जो रफ्तार बढ़ रही है वो सभी के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और जिस तरह से जिला प्रशासन की आपने बात की, यहाँ पर कोविड सेंटर जो पहले थे उनको वापस से शुरू किया गया। अस्पतालों में जिस तरह से बेड की व्यवस्था थी उसको बढ़ाने की यहाँ पर प्रयास किए गए। जहाँ पर भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनको बंद किया गया। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद उसके कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, और मध्य प्रदेश में इंदौर अब जो है एक बड़ा चिंता का विषय भी बन चुका है। और जो पिछली बार जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं को एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही। साथ ही जो वैक्सीनेशन का काम थे उसमें भी लगातार सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुके। क्या असर नए स्ट्रेन की कोई चर्चा है इंदौर? क्योंकि बीच में 6 मरीज मिले थे नए स्ट्रेन को लेकर, उसके बाद कोई ऐसी खबर कि नया स्ट्रेन के और मरीज दिखे हों? जी राजीव जी, पिछले दिनों हमने देखा था कि यूके का एक नया स्ट्रेन के मरीज यहाँ पर 6 मरीज पाए गए थे, लेकिन एक राहत भरी खबर ये कि उन 6 मरीजों के अलावा फिलहाल यूके के नए स्ट्रेन वाला कोई मरीज नहीं मिला है। इसमें एक बड़ी राहत इंदौर के लिए कही जाएगी, क्योंकि जब यूके के नए स्ट्रेन वाले मरीज इंदौर में पाए गए थे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता बढ़ गई थी, और कहीं ना कहीं सभी जो है यहाँ पर टेंशन में आ गए थे। लेकिन एक चिंता की बात नहीं है, एक राहत भरी खबर है कि जो यूके के नए स्ट्रेन के 6 मरीज मिले थे वो 6 ही है, उससे ज्यादा कोई भी नया मरीज जो है यूके के स्ट्रेन का यहाँ पर नहीं मिला है। चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से शासन और प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, खुद भी व्यवस्थाएं अब एक नए सिरे से शुरू होने वाली हैं तमाम उन शहरों में जहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं संक्रमितों के। ऐसे में इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में लोगों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। बलराम धवन संवाददाता हमारे रतलाम के राजेश जी वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, रतलाम में क्या स्थिति है इस वक्त कोरोना संक्रमण की? जी अपडेट करिए। जी मैं बताना चाहूंगा कि आज देर रात रतलाम की जो पॉजिटिव संख्या की हम बात करते हैं तो कुल 80 पॉजिटिव आए हैं, और कल 29 मार्च की हम बात करते हैं तो कल 94 पॉजिटिव आए थे। पूरे वर्ष में पहली बार रतलाम में कल डराने वाले आंकड़े 94 पॉजिटिव एक साथ सामने आए हैं। और हम अगर बात करते हैं तो पूरे फरवरी के 28 दिन की में 96 पॉजिटिव आए थे, और मार्च माह की हम बात करते हैं तो पिछले 30 दिन में, मार्च के 30 दिन के अंदर ही 942 पॉजिटिव आए हैं। तो एक जो कोरोना की जो रफ्तार है वो थमती नजर नहीं आ रही है, दिन प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है। जी राजीव। बलराम, यहाँ एक सवाल ये है कि रविवार को लॉकडाउन किया गया, फिर कल जिस तरह से बीते कल होली थी उसमें अघोषित तरीके से लॉकडाउन हुआ, इसका असर रतलाम में कितना पड़ा? क्या इसके जरिए, इस प्रतिबंध के जरिए जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो नीचे गिरा कि वैसे ही स्टेबल है या उससे ज्यादा बढ़ा है? पिछले पूरे हफ्ते से प्रतिदिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़कर ही आ रहे हैं। ये कल का ही दिन जब तो था, जो परसों दिन हम बात करते हैं तो 94 पॉजिटिव आए थे, और आज देर रात जो आंकड़े आए हैं 89 आए हैं। तो कहीं मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन का असर दिखा है, लॉकडाउन का कोई असर दिखा है, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो कंटिन्यू जारी है। चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता सनी मालवी, भोपाल के संवाददाता हमारे, वो जुड़ गए हैं। सनी, क्या अपडेट है भोपाल का? जी राजेश जी, आपको बता दूंगा जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मामले में सामने आ रहा है उसको स्थिति नजर आ रही है। रोजाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से तो संडे को लॉकडाउन किया गया था और होली के दिन आघोषित लॉकडाउन किया गया था, लेकिन इसकी सख्ती के बावजूद भी कोरोना के मामले सामने आ रहा है। कल ही भोपाल में 363 की जांच, जी लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में सरकार
सरकार को लेकर एक चिंता का विषय लगा। चलिए सनी सवाल यहाँ इस बात को लेकर है, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से संकेत दिए हैं कि हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और आज वो लगातार मैराथन बैठक भी करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले कोरोना को लेकर। हालांकि वो दमोह भी आज जाएंगे नामांकन के लिए, लेकिन क्या कुछ संकेत है सीएम की तरफ से अब? जी बिल्कुल, आज बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं, जिसके सभी चीजों पर विमर्श किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि त्योहारों को बिना भीड़ में मनाए जाने की जरूरत थी, मध्य प्रदेश की जनता ने अनुसार जी कोरोना संक्रमण का लोग आ सकते हैं, इसको लेकर आज विमर्श किया जाएगा। संक्रमण की गति कैसे कम की जा सकती है, दूसरा अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था, तीसरा स्तर आने वाले समय में इसको कैसे खत्म किया जाता है, इसको लेकर विमर्श कर उनकी एक बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो फैसले और लिए जा सकते हैं, जैसे कोशिश होगी कि हम लॉकडाउन पर नहीं जाए। चलिए शुक्रिया सनी इस तमाम जानकारी के लिए। मुझे लगता है अविनाश जी इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब संकेत दे रहे हैं, एक तरफ लगातार इस तरह से समीक्षा कर रहे हैं कि एक नई स्ट्रेटेजी, एक नई गाइडलाइन दिन ब दिन जैसी स्थिति बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो लगातार चर्चा हो रही थी कि जो तमाम सुविधाएं थी सरकार ने कम कर ली हैं, मुझे लगता है कि अब उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। अजय गोयल हमारे संवाददाता हैं रायसेन के, राजेश जी वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, रायसेन में क्या हालात हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वहां स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये हमें बताइए। बिल्कुल अविनाश, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रायसेन में अगर आज की बात की जाए तो आज की संख्या में अगर जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं वो आज 2 मरीज मिलने के बाद इस कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 130 हो गई है। वहीं अगर प्रशासन की दृष्टि से बात की जाए तो मैं एक बात श्योर कह सकता हूँ अविनाश कि शायद मध्य प्रदेश में रायसेन एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां प्रशासन पूरी ताकत से दिन रात मेहनत कर लोगों को जागरूक कर रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर चालान भी जो बन रहे होंगे वो रायसेन में ही बन रहे होंगे। रायसेन में प्रशासन द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही, सख्ती भी दिखाई जा रही, जिसके कारण नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि दुकानदार दुकान में बैठे हैं तो मास्क लगा के बैठे हैं। अगर दुकान में पहुंचता है सामान लेने तो दुकान वाले खुद उससे मना कर देता है दुकानदार कि कृपया मास्क लगा के आइए, रुमाल बांधिए, जो भी है उसके बाद ही हम सामान देंगे। यही स्थिति है। रात शाम को 7 बजे और सुबह 11 बजे सायरन के माध्यम से भी अब बजाकर लोगों को अपील की जाती है। और प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा सहित एसडीएम एलके खरे, पूरी टीम, थाना प्रभारी जगजीत सिंह सिद्धू से पूरी टीम शाम को सुबह दोपहर पूरे टाइम नजर बनाए हुए हैं। अजय अस्पतालों की बात करें तो किस तरह से अलर्ट अस्पतालों में है? बेड की व्यवस्था की बात की जाए या अन्य तरह चिकित्सीय सुविधाओं की बात की जाए, इसकी क्या स्थिति है अभी रायसेन में? बिल्कुल राजेश, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर बेड की बात की जाए, कोरोना के अस्पताल की बात की जाए, कोविड सेंटर की बात की जाए तो 200 बेड का जो कोरोना कोविड केयर सेंटर जो बनाया था, जिसमें भी कुछ दिन पहले ताला लग गया था कि मरीज नहीं थे रायसेन में, मगर उसको अभी साफ सफाई करके फिर से खोल दिया गया है। वहीं 200 बेड की व्यवस्था उसमें कोविड सेंटर में है। उसके बाद जिला अस्पताल में जो है वो 90 बेडों को सुरक्षित करके रखा गया है कि इमरजेंसी में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रायसेन के जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक सरोकार से मतलब रखते हैं, उन्होंने भी अपने अपने बड़े प्रतिष्ठान, अपने मकान शासन से बोल रखे, प्रशासन को बोल रखा है कि जरूरत पड़े तो आप हमारे भी ये भी ले सकते हो। वहीं यहाँ अगर रायसेन की बात की जाए तो प्रशासनिक दृष्टि से 300 बेड की व्यवस्था यहाँ पर रायसेन में, प्रॉपर रायसेन में है। वहीं अगर बरेली की बात की जाए, गैरतगंज की बात की जाए, कहीं के भी अस्पताल की बात की जाए, सिलवारी, तो ऐसे 10-10 बेड के अस्पताल हर जगह कोविड के लिए तैयार हैं। अजय, एक बात और पूछना चाहेंगे, ये तो स्थिति आपने बता दी रायसेन की, जो मुख्य नगर है, आसपास के ग्रामीण अंचलों में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि ये राहत की बात हो सकती है कि ग्रामीण अंचलों तक अभी इसका असर बहुत ज्यादा नहीं फैला है, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि वहां फैलेगा नहीं, तो वहां पर भी जागरूकता के कोई प्रयास किए जा रहे हैं? संक्षेप में बताइए जी। बिल्कुल अविनाश, अगर जागरूकता की बात की जाए, ग्रामीण अंचलों में बात की जाए
तो लाउड स्पीकरों के माध्यम से गांव-गांव ऑटो के माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं कोटवार जो होते हैं ग्रामीणों के, जो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो गांव में जाती हैं, जो इनको सबके माध्यम से यहाँ पर कोरोना के बारे में बताया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अविनाश, चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फरहान खान है हमारे संवाददाता हैं आगरा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज नगरी आगरा में क्या हाल है फरहान, ये बताइए हमें। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कुछ नए कदम उठा रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ नई योजना बनाई गई है और किस तरह की पाबंदियां वहां पर देखने में आ रही हैं सामने? जी आपको बता दें, कोरोना वायरस की तीसरी लहर का असर आगरा में लगातार देखने को मिल रहा है। बीते दिन सोमवार को होली के दिन आगरा में एक मरीज की मौत हो गई थी, जबकि 23 नए मरीज मिले थे। इस साल एक दिन में इतने मरीज पहली बार मिले। इससे पहले दिसंबर में एक दिन में इससे ज्यादा 29 मरीज मिले थे। लगातार कोरोना गिराफ बढ़ता जा रहा है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, और प्रशासन ने भी लगातार अपील की थी कि आप लोग होली खेलें लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कोविड-19 के नियम का पालन करें। लेकिन इस तरीके के नियम आगरा में बिल्कुल देखने को नहीं मिले। वही कारण है कि आगरा में लगातार कोरोना का गिराफ बढ़ता जा रहा है। फरहान, एक सवाल ये बनता है, अगर हम आगरा की बात करें, ताज नगरी है, पर्यटन नगरी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की पहचान है। जो बाहर से सैलानी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, चाहे वो देश से आए चाहे विदेश से आए, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था आगरा में बनाई गई है प्रशासन की तरफ से? जी आपको बता दें कि लगातार प्रशासन कोविड डालने के नियमों का पालन कर रहा है। लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। बाहर के विदेशी पर्यटक आगरा एक मोहब्बत की नगरी के नाम से भी मशहूर है। देश विदेश में एक प्रथम स्थान पर 7 अजूबों के नाम से ताजमहल को ज्यादा पर्यटक भी आते हैं। उनको लेकर भी यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन ताजमहल के मुख्य द्वार पर किया जाता है। जो भी पर्यटक ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं तो उनको सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाता है। बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं की जाती है। कई साथ में सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व भी अभी आगरा के पति महोदय भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि वह कोविड का टीका भी लगा था। पहले कोविड टीका भी यूज करते, उसके बाद अभी लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। ये एक तरीके का एक आगरा के लिए बहुत बड़ी चुनौती देखने को लग रही है और प्रशासन को इसको देखना चाहिए कि जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं तो इसको किस तरीके से बिल्कुल प्रशासन को काम करना होगा। बिल्कुल फरहान, बहुत जरूरी हो गया है कि लोग सचेत रहें, जागरूक रहें। वाजिद खान हमारे संवाददाता जबलपुर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, वाजिद से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी संवाददाता निधि प्रसाद रायपुर से वो जुड़ गई हैं। निधि, छत्तीसगढ़ भी जो है अछूता नहीं है, कोरोना का कहर वहां भी बढ़ता जा रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है। क्या वजह जो सामने आई है अभी तक? जाहिर सी बात है लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह है, लेकिन इस लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है ये अब सबके सामने है। अब लोगों को नए सिरे से नई मानसिकता के साथ जो है अपनी आदतों में व्यवहार करना, बदलाव करना पड़ेगा, आचार व्यवहार में बदलाव करना पड़ेगा, दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। तब जाकर जो है जिस स्थिति में हम आ रहे थे, कोरोना खत्म होने की कगार पर आने सा लगा था, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया था, लेकिन अब फिर जो उसने पैर पसार लिए हैं। ऐसे में क्या कुछ नई स्ट्रेटजी वहां पर नजर आती है सरकार की और लोगों का क्या कुछ कहना है, ये हमें बताइए। जी बिल्कुल अविनाश, अगर बात की जाए तो कोरोना छत्तीसगढ़ में भी लगातार अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो 100 से 200 आंकड़े हमें देखने को मिलते थे, लेकिन ये आंकड़े जो है दिन प्रतिदिन 2000, उसके पश्चात 3000 और 3500 तक पहुंच गए। लेकिन अगर हम बात करें इस मामले में राज्य सरकार ने भी एक बैठक दी होलिका दहन के दिन, और उस बैठक में ये फैसला किया गया कि फिलहाल जो कोरोना की रफ्तार है उसे देखते हुए लॉकडाउन पर तो कोई स्थिति नहीं दिखाई सरकार ने, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना था कि रात 9 बजे सारे बाजार बंद किए जाएंगे और इसी के साथ बाजारों के अलावा जो रेस्टोरेंट होते हैं उन्हें 10 बजे तक बंद किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम एक नजर आंकड़ों पर डालें तो दिन प्रतिदिन 2000, 2100, 3500 तक आंकड़े पहुंचे, और अगर हम कल देर रात के आंकड़े की बात करें तो 1423 आंकड़े आए। ये आंकड़े कम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना की रफ्तार में कमी हुई है। आंकड़ों की कमी केवल इसलिए हुई है क्योंकि टेस्टिंग जो है वो 1/3 ही हुई है, इस वजह से आंकड़ों में कमी आई है। और अगर हम आगे की अगर बात करें तो लगातार जो टेस्टिंग है, पेंडिंग टेस्टिंग की जाएगी, इसके अलावा जो दिन प्रतिदिन टेस्टिंग होती थी वो की जाएगी। तो एक बार फिर जो आंकड़े हैं 3000 से भी ज्यादा आ सकते हैं, ये कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो सरकार ने जो बैठक ली थी उसमें साफ तौर पर कहा था
कि कोरोना के मामले में इस होली के पश्चात जो है एक बैठक फिर से की जाएगी और उस बैठक में कहीं ना कहीं कोई बड़ा डिसीजन सरकार ले सकती है, कोई बड़ा फैसला तो क्या सरकार ले निधि, सकती क्या है। क्योंकि निधि अगर ये हम बड़ा बात जो करें डिसीजन रफ्तार जिसका की जिक्र आप कर रही हैं, बड़े डिसीजन की आप बात कर रही हैं, तो क्या कुछ शहरों में लॉकडाउन की तरफ भी सरकार जा सकती है? जी बिल्कुल, हम ये साफ तौर पर तो नहीं कह सकते कि जिस तरह से बड़े फैसले को लेकर सरकार कह रही है तो उसमें लॉकडाउन की ओर ही अग्रसर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने कहा है तो संकेत तो यही मिलते हैं कि लॉकडाउन अगर रफ्तार में कमी नहीं आती है तो बेशक किए जा सकते हैं, क्योंकि 3000 के पार आंकड़े जाना अपने में एक बड़ी। चलिए निधि, एक सवाल और है, एक छत्तीसगढ़ को लेकर एक और सवाल है कि वैक्सीन को लेकर, खास तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सियासत और राजनीति छत्तीसगढ़ में देखी गई। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से कहा गया उस पर सवाल खड़े किए गए थे। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? क्या वैक्सीनेशन में तेजी आई है कि अभी भी उस वैक्सीन पर सियासत और राजनीति हावी है? कि वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो ये बात स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार ने भी कही है कि अब जो रफ्तार शुरू हुई है उसमें वैक्सीनेशन की जो मात्रा है उसे भी बढ़ाई जाए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन जो सेंटर हैं उसे भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में उसके चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन लग पाए इसके लिए सुविधा राज्य सरकार ने बखूबी भी करी है। इसके साथ ही बेड के भी इंतजाम अब राज्य सरकार करने जा रही है और जो ऑक्सीजन वाले बेड हैं उसकी साफ तौर पर बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार ने अपनी बैठक में निर्देश जारी किया। चलिए निधि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुजाहिद खान हमारे संवाददाता हैं छिंदवाड़ा के, वो जुड़ गए हैं राजेश जी हमारे साथ। मुजाहिद, क्या स्थिति है छिंदवाड़ा में? जी अविनाश, आपको यहाँ बता दूं कि अगर पिछले अपन 21 तारीख से अगर बात करते हैं तो स्थिति बड़ा आगे और भयावह होती जा रही है। डेली के यहाँ पर 30 से अधिक ही मरीज यहाँ पर निकल रहे हैं और 8 से 10 डेली की मौतें यहाँ पर हो रही हैं। अगर अपन नागपुर महाराष्ट्र से सटे तहसीलों की बात करें तो सौसर है, सावनेर है, लोधीखेड़ा है और रामाकोना, यहाँ शहर से 10 किलोमीटर दूर जो लिंगा है, यहाँ सभी जगह स्थिति भयावह हो गई है। बहुत ही ज्यादा संख्या में संक्रमित यहाँ पर मिल रहे हैं। जी अविनाश। चलिए मुजाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर राजेश जी, आपने भी देखा, चिकित्सकों ने भी अपनी सलाह दी, अपनी राय दी, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मीडिया कर्मी हैं वो भी चिंतित हैं, उनको भी हमने सुना, और जो जगह जगह हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने भी अपने शहरों का हाल जो बताया। लेकिन चौतरफा जो स्थिति है कोरोना की वो कमोबेश एक जैसी ही है। कोरोना रफ्तार पकड़ता जा रहा है और एक जो लॉकडाउन, एक इसका जो स्थायी हल समझा जाता है कि लॉकडाउन से जो है बहुत फर्क पड़ता है कि लोग जब घर से निकलेंगे ही नहीं तो कोरोना की चेन टूटेगी। अब उस दिशा में देश और मध्य प्रदेश दोनों ही आगे बढ़ते दिखा रहे हैं। ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। लोगों को भी समझना होगा और सरकार को भी अपने प्रयासों में तेजी लाना होगी। और वैक्सीनेशन को लेकर जो सबसे बड़ी बात, जो इस पूरी चर्चा का लब्बोलुआब हम कहें कि अब वैक्सीनेशन के लिए सभी के लिए ये शुरू करना चाहिए। अब एज ग्रुप का बंधन अब इसमें ना हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और वो सुरक्षित रह सकें। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अविनाश जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमने चर्चा, चाहे एक्सपर्ट्स हों या फिर हमारे संवाददाता अलग अलग स्थानों से जिस तरह से वो हाल बता रहे थे कि क्या कुछ स्थिति कोरोना की है, हमने आज उन्हीं जगहों से अपने संवाददाताओं से बातचीत की जहां तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन इतना जरूर है अविनाश जी, जिस तरह से चाहे सरकार की हम बात करें, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मीडिया समूहों से अपील की है कि वो भी इस दिशा में तेजी से आगे आएं और लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। तो न्यूज़ वर्ल्ड भी लगातार ये अपील करता रहा है अपने दर्शकों से कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जब जरूरत हो तभी घरों से निकलें, नहीं तो घरों में ही रहें। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन लगातार रखेंगे तो अन्य परेशानियां, अन्य तकलीफें भी सामने दिखेगी, खासतौर पर रोजगार, व्यापार, उद्योग की बात करें, अर्थव्यवस्था वैसे ही डगमगाई हुई है। तो लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है, उपाय है जागरूकता, और वो लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, जागरूकता पैदा होना चाहिए लोगों में। और अब ये स्थिति आने वाले कई महीनों, या यूं कहें कि आने वाले
और सालों तक ये लागू रहने वाली है, यही स्थिति रहने वाली है। और जैसा डॉक्टर पालीवाल बता रहे थे कि छोटे ही रूप में सही, लेकिन कोरोना बिल्कुल जड़ से समाप्त जल्द ही होने वाला नहीं है। जिस तरह से डेंगू, जिस तरह से स्वाइन फ्लू, ये भी अभी विद्यमान है, ये वायरस भी, और कहीं ना कहीं इस तरह के मामले थोड़े ही सही लेकिन सामने यदा कदा आते रहते हैं। तो कोरोना भी उस रूप में जो है विद्यमान रहने वाला है, लेकिन ज़रूरत है कि लोग समझें इस बात को, और इसके फैलाव को रोकने से बचने का बस एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, सुरक्षित रहें और अपने समाज को, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम चर्चा के लिए। तो बेकाबू होते कोरोना का बस एक ही उपाय है कि हमें काबू में रहना है और सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।